नमस्कार, स्वागत है आपका अपना हरियाणा में। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। हरियाणा की राजनीति में एक से बढ़कर एक दिग्गज हैं। कुछ पर्दे के सामने हैं तो कुछ पर्दे के पीछे। अपने जनप्रतिनिधि को कौन नहीं जानना चाहता। हरियाणा की राजनीति में अपना अलग ही वजूद रखने वाले शमशेर सिंह गोगी भी एक ऐसे ही जनप्रतिनिधि हैं। यूं तो वो किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी हम बता दें कि करनाल के असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी विधायक हैं। मुद्दा राजनीति का हो या फिर जन समस्याओं का, हर जगह गोगी अक्सर अपनी बेबाक राय रखने के लिए मशहूर हैं। शमशेर सिंह गोगी का राजनीतिक इतिहास। कांग्रेस के साथ गोगी का पुराना नाता। 1980 से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं गोगी। पूर्व पीएम राजीव गांधी के साथ भी किया है काम। NSUI और यूथ कांग्रेस हरियाणा में भी काम किया है। असंध के विकास में निभाई है अहम भूमिका। पेट्रोल पंप ऑफ इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2019 में एसोसिएशन से दिया था इस्तीफा। 2019 में असंध से लड़ा था विधानसभा चुनाव। गोगी ने चुनाव में 1703 वोट से दर्ज की थी जीत। पेशे से वकील हैं शमशेर सिंह गोगी। कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही कांग्रेस से जुड़े रहे गोगी NSUI और यूथ कांग्रेस हरियाणा से लेकर पार्टी में राष्ट्रीय स्तर तक काम कर चुके हैं। अगर शमशेर गोगी के क्षेत्र में विकास की बात की जाए तो शमशेर सिंह गोगी ने करनाल के असंध में करीब 200 करोड़ के विकास कार्य किए, जिसमें असंध के छोटे से मोटे विकास कार्यों से लेकर फ्लाईओवर निर्माण तक शामिल है। विधायक शमशेर सिंह गोगी ने विकास कार्यों के लिए लगातार आवाज बुलंद की है, जिससे कई बड़े कार्यों की सौगात सरकार ने हल्का वासियों को दी। इतना ही नहीं, विधानसभा में भी कांग्रेस विधायक गोगी अक्सर अपनी बातों के माध्यम से न केवल जनता के विकास के लिए आवाज बुलंद करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ सरकार पर भी कटाक्ष करते नजर आते हैं। भाई ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस सिस्टम को ध्वस्त करके कहां देश को ले जाना चाहते हैं? रोजगार की बात अभी चल रही थी। रोजगार देना तो दूर की बात है, हालत आप देख ही रहे हो। मैं कुछ बोलूंगा तो रौला पड़ जाएगा। देश में बेरोजगारी कहां तक पहुंच गई, पार्लियामेंट से आगे चली गई। UAPA में बेरोजगारी पहुंच गई, लेकिन फिर भी आंख नहीं खुल रही। जो मुद्दा है उसको नहीं बोलेगा कोई। इन्होंने ये क्यों किया? आजादी नहीं है कुछ कहने की। किस वजह से किया वो ढूंढ लो ना। अगर वजह नहीं होगी तो कोई नहीं कुछ करेगा। तो थोड़ा सा इस देश हित में काम कर रहे हो। आजादी से पहले तो जहां थे सारे देश को पता है, लेकिन गलती से अगर डिफॉल्ट से आ ही गए तो थोड़ा सुधर जाओ। ये तो सदन के अंदर शमशेर सिंह की आवाज बुलंद करने की बात थी, लेकिन इसके अलावा उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी असंध की जनता की हर मांग को सदन के पटल पर रखने का काम किया। नजदीक में ज्यादा बुनियादी सुविधाएं न होने की वजह से अक्सर असंध को जिला बनाने की मांग उठती है, और इस मांग को भी गोगी सरकार के सामने रख चुके हैं। उनका कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ही ईमानदार हैं। उन्होंने पहले जो भी वादे किए वह पूरे किए। उनको उम्मीद है कि उनकी ये मांग जरूर पूरी होगी और जनता को जिले की सौगात मिलेगी। शमशेर सिंह गोगी अक्सर सरकार को अपने सवालों की गिरफ्त में ऐसे जकड़ते हैं कि राजनीति के जानकार भी भौचक्के रह जाते हैं। किसानों के मुद्दे तो कांग्रेस विधायक अक्सर उठाते हुए नजर आ ही जाते हैं। तो आज हम खबर फास्ट के स्पेशल प्रोग्राम अपना हरियाणा में इन्हीं बेबाक और शानदार विचारधारा रखने वाले कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी को आपके बीच लेकर आए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे इस खास मेहमान का। बहुत बहुत स्वागत है शमशेर सिंह गोगी जी आपका खबर फास्ट पर। शमशेर जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ आवाज जी सर, सबसे पहले यहाँ पर बात असंध के विकास से ही शुरू कर लेते हैं। असंध के विकास का एक खाका आपने भी तैयार किया होगा, वो खाका कितना पूरा हो पाया है? आज विकास के पथ पर कहाँ खड़ा है असंध? देखो, असंध बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है और शुरू से मतलब
राजनीतिक तौर पे इग्नोर किया गया है। लेकिन बहुत सारी समस्याएं थी जिनमें से थोड़ा विधानसभा में बोलने की वजह से या इधर उधर भाग दौड़ करने की वजह से, जैसे हॉस्पिटल की बहुत दुर्दशा थी जी। अब वो मंजूर हुआ है, 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, ट्रामा सेंटर भी बनेगा। स्टेडियम नहीं था, वो भी मंजूर हुआ है, बहुत जल्दी टेंडर होने जा रहा है। बिजली का दफ्तर नहीं था, पब्लिक हेल्थ का दफ्तर नहीं था, वेटरनरी हॉस्पिटल नहीं था, अभी ये सारे के सारे मंजूर हो गए हैं, काम शुरू हुआ है। बाईपास अधूरा था, उसको कंप्लीट किया है। और बहुत सारी सड़कें आज भी कच्ची हैं, बनी भी हैं, लेकिन अभी भी 13-14 सड़कें ऐसी हैं जो असंध एरिया में ही कच्ची हैं, जबकि सरकार की पॉलिसी है कि कोई भी विलेज टू विलेज जो रास्ता है वो कच्चा नहीं रहेगा। और मैंने बहुत बार आवाज उठाई है, इसके बावजूद भी सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो आगे जो असली मेरा खाका था वो ये था कि असंध को जिला बनाया जाए और असंध के अंदर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाए, ताकि हमारे यहाँ के जो बच्चे बच्चियां हैं वो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग लेके यहाँ पे अभ्यास करके आगे पहुँच सकें। क्योंकि हमारे एरिया में बहुत सारे गांव में अच्छे प्रतिभावान बच्चे हैं, वॉलीबॉल में, कबड्डी में, कुश्ती में। तो कबड्डी और कुश्ती वालों को बाहर जाके रहना पड़ता है जी। आज भी राष्ट्रीय टीम में हमारे एरिया के बच्चे हैं। तो अभी जो असली तो डेवलपमेंट तभी होगी जब असंध जिला बनेगा आपने जैसे और अभी थोड़ी स्पोर्ट्स देर कॉलेज पहले भी कहा बनेगा। जी। जैसे हुड्डा का एक, जी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी हाँ जी, नहीं मैं कह रहा था एक सेक्टर हुड्डा का भी बनना चाहिए। आज के दिन मिनी सेक्रेटेरिएट नहीं है, वो बनना चाहिए। डिपू अभी आपने देखा होगा विधानसभा में मैंने कहा एक सब डिपू बना हुआ है सन, उसको 1.5-2 साल हो गए बने हुए, पूरी कंप्लीट है, लेकिन वहां पे चालू नहीं किया उसको। हो सकता है कि ये शायद वहां से कांग्रेस का एमएलए इसलिए ज्यादा सरकार उधर ध्यान नहीं देती है, लेकिन बहुत सारे काम है जो मैंने विधानसभा में ही बोल के और भाग दौड़ करके मंजूर करवाए। अभी जैसे आपने अब कहा है बताओ। कि बात आप रखते हैं विधानसभा में तो सुनी भी जाती है, उस पर काम भी होता है, लेकिन दूसरी तरफ अभी आपने ये भी कह दिया कि कांग्रेस का क्योंकि विधायक है शायद यही वजह है कि सरकार काम नहीं ध्यान नहीं दे रही है, काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर यही बात होती तो इससे पहले के जो विकास कार्यों की आपने बात रखी वो भी पूरे नहीं हो पाते। अभी तक चालू नहीं हुए हैं। देखो जैसे हॉस्पिटल है, स्टेडियम है, उसका टेंडर होने वाला है, पूरी तैयारी है। बिजली दफ्तर का टेंडर हो चुका है, वेटरनरी हॉस्पिटल का 4 साल से तैयारी में है। पीडब्ल्यूडी आज भी उसका टेंडर नहीं किया अभी तक। और भी जैसे कई सीएचसी पीएचसी बनी हुई हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं उनका मतलब इतनी स्पीड से काम नहीं होता जितना जहाँ पे सरकारी एमएलए हैं, जितनी स्पीड से वहां होता है। तो इन बातों का फर्क है। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने एक और बात कही थी कि भागदौड़ करना तो मेरा काम है। लंबे वक्त से राजनीतिक अनदेखी का शिकार रहा है असंध। 2014 से पहले तो कांग्रेस की ही सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तो क्या तब भी यहाँ पर अनदेखी की गई? उस दौरान भी राजनीति जो है वो भारी पड़ी विकास पर। अनदेखी उस टाइम कांग्रेस का एमएलए नहीं था, और एमएलए हजका से जीत के कांग्रेस में आया और उसने जितना इंटरेस्ट लिया उतना काम हुआ। लेकिन उसके आज बाद भले ही कांग्रेस का एमएलए हो, सरकार तो बीजेपी की है, काम मैंने लेकिन वो सुनवाए काम आगे बढ़ रहे हैं। वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि मैं कोई सेशन आपने भी सुना होगा, मैं इन कामों पे पूरा मैंने ये सवाल लगाया अभी 100 बेड का हॉस्पिटल कब तक बढ़ाओगे, तब जाके वो उसकी अप्रूवल आई। स्टेडियम का भी मैंने विधानसभा में बोला कि मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की थी इलेक्शन से पहले कि हम यहाँ स्टेडियम बनाएंगे। कि अगर आपने वोट लेने के लिए कहीं झूठ बोला था तो बताओ, नहीं तो अपनी अनाउंसमेंट पूरी करो। तब वो उसकी मंजूरी हुई।
तो वो एक अलग बात है कि मैं कहता हूं कि भाग दौड़ लगा लो, सेवा करना मेरा काम है। और बहुत सारे अफसर हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ का काम बहुत बढ़िया हुआ है हमारे एरिया जी, असंध के अंदर। ट्रॉमा सेंटर की मांग आप कह रहे हैं कि जल्द ही वो पूरी होने वाली है, कुछ कामों में देरी है, कुछ कामों में ठीक काम चल रहा है। मैं देखो, सरकार जो है वो जनता की है। सरकार चलाने का काम किसी भी पार्टी के लोगों को मिल सकता है थोड़े दिनों के लिए, तो वो मैं उस तरीके से मैं कोई आलोचनात्मक उसमें नहीं, जो पॉजिटिव बात है वो ही करनी चाहिए। कुछ काम हुए, कुछ नहीं हुए। जैसे मैं कह रहा हूँ जिला नहीं बना, इसकी वजह से ही बहुत सारी चीजें रुकी हुई। जिला बनेगा तो वहां स्पोर्ट्स कॉलेज भी बनेगा, तो असंध को जिला बनाने की मांग जो है तो वो कब माना जाए सर कि सिरे चढ़ सकती है? लंबे वक्त से ये मांग चली आ रही है। आपने कहा कि तमाम पैरामीटर्स को पूरा करता है असंध जिला बनने के लिए, तो जिला कब तक बन जाएगा? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे काम इसलिए रुके हुए हैं कि जिला नहीं बन पाया है। जी हेलो, जी जी, सुन पा रहे हैं मुझे सर? शमशेर जी, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई है, संपर्क हमारा टूट गया है। तो अभी असंध जो है जिला नहीं बना है, इसी वजह से कई विकास कार्य यहाँ अधूरे पड़े हुए हैं, अटके हुए हैं, ये कहना है कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी का। करनाल में असंध जो है विधानसभा पड़ती है और करनाल सीएम सिटी कहा जाता है, तो विकास जो है तेज गति के साथ उन्होंने कहा है कि हो तो रहा है, लेकिन अभी कहीं पर कुछ काम अटके हुए हैं और जल्द ही वो भी पूरे होंगे। जो मांगे उठाई गई उनके द्वारा अपने हलके की जनता के लिए, हलके के विकास के लिए, उन पर न सिर्फ काम शुरू हुआ है बल्कि कई चीजें जो लंबे वक्त से अटकी हुई थी वो भी आगे बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। तो असंध विकास के पैमाने पर आज कितना खरा उतर रहा है, कहां पर खड़ा है? डबल इंजन सरकार में जो है प्रदेश का विकास और दूसरे क्षेत्रों को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर हम बात कर रहे हैं। सर, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? गोगी जी? हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए। जी सर, सवाल मेरा यही था कि लंबे वक्त से असंध को जिला बनाने की मांग हो रही है, आपने भी इस विषय को यहाँ पर उठाया है कई बार, और ये भी आपकी ओर से कहा गया कि तमाम पैमानों को, पैरामीटर्स को पूरा करता है असंध जिला बनने के। तो आखिर जिला बनने में कहाँ अड़चन आ रही है और क्या लग रहा है कब तक ये मांग पूरी हो जाएगी? देखो, ये मांग बहुत पुरानी है और जब मैं एमएलए नहीं था तब से मैं ही इसको पूरे जोर शोर से उठा रहा था, और भी बहुत सारे संगठन थे जो फिर उन्होंने भी उठाया। लेकिन राजनीतिक तौर पे ये पहली बार इतना जोर से मुद्दा उठाया गया जी। क्योंकि पहले राजनीतिक तौर पे पिछड़ा होने की वजह से ही तो जिला नहीं बना, वरना तो 20-20 किलोमीटर पे जिले बने हुए। और ये तो जींद, कैथल, पानीपत, करनाल चारों से 45 किलोमीटर पे असंध है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, फिर भी नहीं बना। अगर कोई राजनीतिक लीडर यहां से पहले होता तो शायद ये पहले बन जाता, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इसकी तरफ। और मैंने आपको इतने काम गिनाए, ये भी अगर पहले किसी के दिमाग में आते तो ये पहले भी हो सकते थे। इन बिंदुओं पे छोटे छोटे कामों के चक्कर में हम घूमते हैं, लेकिन हमारे एरिया की जो लीडरशिप है उसको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जनता की सेवा के लिए जनता ने हमें चुना है और हमारा काम है ईमानदारी से काम करना। जो हम कर रहे हैं उसमें कहीं प्लस हो जाता है, कहीं माइनस भी रह जाता है। आपने बयान दिया था कुछ वक्त पहले कि देश को अगर किसी से खतरा है तो वो चुने हुए नुमाइंदों से है। इशारा किसकी ओर था? मैंने ये विधानसभा में कहा था कि जो अगर चुना हुआ नुमाइंदा है, आज अगर देश के लोकतंत्र को कहीं से ठेस पहुंच रही है और ईडी बनाम जनता का इलेक्शन होने जा रहा है, तो किसकी तरफ इशारा है? चुने हुए नुमाइंदे ही लोकतंत्र में संविधान की शर्त लेके संविधान का कत्ल कर रहे हैं। तो जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो अच्छा करेंगे तो भी वो करेंगे, बुरा करेंगे तो भी वो करेंगे, उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने विधानसभा में ये बात कही
कि चुने हुए नुमाइंदे अगर ठीक ठाक हो, उनकी नीयत ठीक हो। आप देखो, एक तरफ हम संविधान की शपथ लेते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, दूसरी तरफ हम हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते हैं, तो संविधान कहां बचा? तो ऐसे लोगों से देश को खतरा है, जो भाईचारा बिगाड़ते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। वो ना लोकतंत्र में विश्वास रखते, ना संविधान में विश्वास रखते। तो ऐसे लोगों से मतलब सचेत रहना चाहिए और ऐसे लोगों को मतलब ऐसा जवाब देना चाहिए कि उनकी कोशिशें कामयाब ना हो सके। सत्ता पक्ष की कमियां और उसकी खामियां निकालना विपक्ष का काम है, ये बात समझ में आती है। संतोष वहां पर हो विपक्ष में सत्ता पक्ष को लेकर, ये भी समझ में आता है। लेकिन जब बात यहाँ पर अपनी ही पार्टी और उसके नेताओं के लिए हो जाए इस प्रकार की कि वहां पर उनसे नाराजगी सामने आए या फिर उनके काम को लेकर कुछ सवाल उठा दिए जाए, तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। आपने कांग्रेस, अगर हम बात करें यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस की, तो संगठन अभी तक जो है गठित नहीं हो पाया है, चाहे अशोक तंवर हो या फिर कुमारी शैलजा। अभी तक कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाई है, क्या वजह है? ये जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और जो भी कांग्रेसी है, दूसरे को इल्जाम देने की बजाय पहले अपने ही गिरेबां में झांकना चाहिए। और ये कमी हमारी ही है, उसमें मेरे को तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि संगठन बनाऊं, लेकिन जो लोग इस पोजीशन में हैं, जिन्होंने इसका फैसला करना, उन्हीं की कमजोरी है और उसी की वजह से पार्टी का नुकसान भी होता है। आपने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह की कार्य प्रणाली को लेकर, कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े किए थे कि वो ठीक से जो है तालमेल नहीं बिठाते हैं, सबको समान रूप से साथ लेकर नहीं चलते हैं। मैंने उनको नहीं कहा, मैंने उनको एक सुझाव दिया था। मैंने सवाल खड़े नहीं किए। मैंने कहा था कि मेरा सुझाव है कि अध्यक्ष को एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़े नेता, सब का प्रधान है वो, और सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो इसमें तो कोई मेरे हिसाब से कोई मैंने गलत बात कही नहीं। कहीं ना कहीं ये बात नाराजगी सामने आ जाती है कि अध्यक्ष जो है वो कुछ चुने हुए चेहरों को ही लेकर साथ चलते हैं या कुछ से ही संपर्क में रहते हैं, सभी के साथ उनका समान रूप से ये व्यवहार, ये स्वभाव नहीं है। देखो, जो दिखेगा वही तो बिकेगा। ये बात आप उनसे पूछ सकते हो। ऐसी मतलब मैं कोई पर्सनल किसी पे अटैक नहीं करता, मैं तो एक जनरल बात कही भाई ऐसा सिस्टम है। भाई अध्यक्ष पहले भी थे, अब भी हैं, तो अध्यक्ष को थोड़ा बड़े दिल से काम करना चाहिए। क्या वजह है सर, अभी तक हरियाणा कांग्रेस जो है अपना संगठन नहीं बना पा रही है? पिछले 8 साल से लगातार ये जद्दोजहद चल रही है कांग्रेस के अंदर। आपको लिस्ट एक जारी हुई थी उदयभान की तरफ से, आपने उस लिस्ट को लेकर भी सवाल उठाए थे। मैंने कभी नहीं उठाए। मैंने तो जो लिस्ट जारी हुई थी, मेरे से किसी ने पूछा, पत्रकार ने, शायद आपके भी उसमें हो, तो मैंने कहा भाई मुझे पता ही नहीं है कि लिस्ट हुई है कि नहीं हुई। तो जो चीज मेरे को पता नहीं, मैं उसका क्या कहूं? ये बात मेरे को याद है, मैंने कहा था भी मेरे को नहीं पता। ये लिस्ट बनाई है तो अध्यक्ष जी बना सकते हैं, उन्होंने बनाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ईमानदारी के आप कायल हैं, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की भी आप तारीफ कर चुके हैं। ये तारीफ व्यक्ति विशेष की है या फिर नेतृत्व क्षमता की है? मैंने मुख्यमंत्री की ईमानदारी पे हमेशा सवाल उठाए हैं और विधानसभा के अंदर उठाए। मैंने बात को आप अगर पूरी तरह से डिटेल में समझोगे तो मैंने ये कहा था कि अगर आप ईमानदार हो, क्वेश्चन मार्क था मेरा, तो फिर करनाल के अंदर ही करप्शन की नर्सरी क्यों है और दीपक के तले अंधेरा क्यों है? मैंने तारीफ नहीं की उसकी। नहीं, आपने कहा मैंने जो तो एक वादे कटाक्ष उन्होंने किया किए था, हैं वो मगर पूरे किए हैं मुख्यमंत्री अभी जी तक, जो स्टेट हो मुख्यमंत्री जाओ और कहते उसके आए हैं 15-20 दिन वो के कर भी बाद रहे हैं। ही मैंने कभी मुख्यमंत्री ईमानदार कैसे हो सकता है जब पूरी स्टेट के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है? हो सकता है ऐसा?
लेकिन बीजेपी तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है और कह रही है, वो कहती है साफ तौर पर बीजेपी के आने के बाद भ्रष्टाचार जीरो बहुत कम हो टॉलरेंस गया तो है। आपने देखा कांग्रेस के सड़कों राज पे में घूम रही भ्रष्टाचार है, चरम पर कितने था। घोटाले हुए। कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार था या नहीं था, आज मौके की जो बात है उसको छिपाने के लिए आप कुछ कहो। एचपीएससी में कितना बड़ा घोटाला हुआ, मौके पे पैसे पकड़े गए, तहसीलदार का घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, किसी एक की जांच करके दिखा दो। एक भी जांच कभी सामने आई आपके? और भ्रष्टाचार का तो अंत कर दिया इन्होंने, इससे आगे भ्रष्टाचार कहां तक जाएगा? इतने बड़े बड़े बीजेपी के और आरएसएस के दफ्तर बन रहे हैं, बिना भ्रष्टाचार के बन रहे, लोग दाम दे रहे हैं। दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, जांच प्रक्रिया तो चल ही रही है। कब पकड़ा जाएगा सर? जब जांच पूरी हो जाएगी तब वहां पर जो दोषी पाए जाएंगे तभी तो कार्रवाई होगी। नहीं, दोषी तो तब पाए जाएंगे कोई दोषियों तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर आप बीच में ही छोड़ दोगे और जांच करोगे ही नहीं, फाइल को दबा के रखोगे। मैं कहता हूं शराब घोटाले के अंदर उस टाइम शराब घोटाला हुआ जिस टाइम सरकारी कर्मचारियों के अलावा सड़क पे कोई जा ही नहीं सकता था, परमिट लेके जाना पड़ता था। तो सरकार ने ही वो घोटाला किया। अगर सरकार ने नहीं किया तो या तो फिर उनकी इंटेलिजेंस फेल होगी और या सरकार करवाने में शामिल थी। अगर इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट किया सीएम ऑफिस को तो किसने दबाया उसको? ये बहुत सारे सवाल हैं जो विधानसभा में मैंने उठाए थे और आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। बीजेपी तो सीधा एक ही फार्मूला, मुंह में राम राम बगल में छुरी। ये पूरा समाज का ताना बाना भी इन्होंने नष्ट करना है, पूरा सिस्टम खराब कर दिया, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर दिया। जो मानवता के खिलाफ काम करे वो अच्छा आदमी कैसे हो सकता है? ये हर एक की अपनी अपनी सोच हो सकती है, या आपका अपना एक नज़रिया हो सकता है। खैर बढ़ते हैं आगे सर। करनाल जो है सीएम का गढ़ माना जाता है। करनाल के असंध से आप भी विधायक हैं और अभी 2 रोज पहले ही जेजेपी की भी नव संकल्प रैली करनाल के घरोंडा से होती है। क्या ये माना जाए कि करनाल अब जो है राजनीतिक शक्ति केंद्र बन गया है या फिर राजनीति का अखाड़ा बनने वाला है? नहीं, करनाल राजनीति का अखाड़ा तो बनेगा ही जब चीफ मिनिस्टर वहां का है, इसीलिए सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वहां है। मैं तो उसको भ्रष्टाचार की नर्सरी कहता हूं। जो डीसी करनाल में भ्रष्टाचार में जिसके टाइम में डीटीपी तहसीलदार का इतना बड़ा घपला आया, जब उसका नाम आया तो उसको गुड़गांव का डीसी लगाते। कमाल नहीं है? जिसकी जांच होनी चाहिए थी उसको मतलब गुड़गांव का डीसी ट्रांसफर कर दिया। यही मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी है, इसी के लिए मैं उसका कायल। जेजेपी के करनाल से रैली करने को किस प्रकार से आप देखते हैं? ईमानदारी व्यवहार में नजर आनी चाहिए। जेजेपी के करनाल से रैली करने को कैसे देखते हैं? आपने रैली की मीटिंग देख ली? जेजेपी तो कहीं है ही नहीं ना मैदान में, उसको क्यों बेचारे पे टाइम खराब करते हैं? लेकिन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला तो कह रहे हैं, ग्राउंड में आपने देख लिया ना कितने लोग गए, भारी संख्या में। वो उन्होंने कहा कि रैली सफल हुई है, लोग आए हैं, पूरा उत्साह दिखाया है, जनता को बका लिया। उन्हें पता लग जाएगा कहने को क्या है। मैं भाषण दूंगा पूरा जोर शोर से, तो वो सारी राजनीतिक भाषण जो है ना, एक कहावत है, ब्याह के गीत जो हैं वो सारे सच्चे नहीं होते। आप उसकी बात मत सुनो, सच्चाई को देखो। आप अपने उससे जो आपका रिपोर्टर है वहां लक्ष्य, उसको पूछो भी कितने लोग थे वहां। आप कह रहे हैं कि जेजेपी क्या है? गठबंधन सरकार का हिस्सा है जेजेपी? लूट गठबंधन का ये तो सरकार ही लूटने के लिए चल रही है। अगर लूटने का लाइसेंस ना मिला होता तो ये सरकार ही नहीं चलती इतने दिन। और आपको सब पता है, जनता भी सब जानती है कितनी लूट हुई है, कितने % पे काम हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता? मैंने एक चिट्ठी लिखी थी चीफ सेक्रेटरी को कि जो आरएसएस का दफ्तर पट्टी कल्याणा पानीपत के अंदर बन रहा है समालखा में, उसका पैसा कहां से आ रहा है, किसके नाम से है,
एक एनजीओ आरएसएस जो एक ऐसी संस्था है जो आज तक रजिस्टर्ड नहीं है और पूरे देश को गुमराह कर रही है, पूरे देश को अंदर नफरत फैला के भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रही है, वहां पे माधव सेवा समिति का नाम से सर एक बना बात दिया यहाँ पे संस्था। कि राजनीति पैसा में कहां से आरोप आया कि प्रत्यारोप मनी का लॉन्ड्रिंग सिलसिला चलता चलता रहता है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप मरता है, विपक्ष ये सत्ता आरोप पक्ष पर प्रत्यारोप आरोप नहीं, मरता मैंने है। रिटर्न में लेटर दिया, जवाब देना चाहिए। सर जन विश्वास जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी यहाँ पर हो जाता है। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, 3 राज्यों में जिस प्रकार से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आई है, वो कई संकेत यहाँ पर देता है। कांग्रेस के प्रति क्या विश्वास कम हो गया है जनता में, और अगर हो गया है तो जो जद्दोजहद कांग्रेस की तरफ से चल रही है, क्या वो उस विश्वास को बहाल कर पाएगी? क्योंकि जनता को आज के वक्त में मोदी गारंटी पर विश्वास दिखाई देता है। मैं कह रहा हूं गोदी मीडिया का ये सवाल है, जनता बिल्कुल सही है और यहाँ ठगी वगी करके काम चलता है। कितनी बातें आ रही है वो भी दिखाओ। अभी कल ही बिलकिस बानो का केस में क्या हुआ, किसी मीडिया में चल रहा है उसकी खबर? बिल्कुल चल रहा है सर। और जिस दिन उनको छोड़ा गया था तो कैसे गोदी मीडिया उनकी तस्वीरें दिखा रहा था, उनकी फूल मालाएं दिखा रहा था। ठीक है, इंडिया ये गठबंधन देश में के सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अंदर मैं इस जानना टाइम चाहूंगी। सबसे बुरा टाइम चल रहा है। पिछले जब से देश आजाद हुआ है इससे बुरा टाइम कभी नहीं आया इस देश में। तो विपक्ष के लिए चुनौती इस वक्त और भी बड़ी और कड़ी हो जाती है। इस जब चुनौती धर्म से और कैसे आप जाति के देख रहे हैं कि हिसाब पार से पा पाएंगे? कानून चलेगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर ही अभी तक कोई सहमति नहीं बन पा रही है। बात वहां भी जनविश्वास की हो जाती है कि अगर आपस में ही तालमेल नहीं हो पा रहा है तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये भी गोदी मीडिया का प्रचार है। इंडिया गठबंधन की सीटें भी बटेंगी और इस देश के अंदर से नफरती लोगों को सत्ता से बाहर भी किया जाएगा। ये इंडिया गठबंधन ही करेगा। आप थोड़े दिन ठीक है, हरियाणा को लेकर 24 मुझे समाप्त करने से जल्दी से एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से, और ये जवाब मैं चाहूंगी कि 24 में हरियाणा में कहां देख रहे हैं आप कि क्या होने वाला है सियासत में? समीकरण जो है वो किस और इशारा कर रहे हैं? हरियाणा में हम 10 की 10 पार्लियामेंट सीट भी जीतेंगे और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे हरियाणा के अंदर, ये मेरा दावा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर सिंह गोगी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी को अभी आप देख और सुन पा रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही संघर्ष बड़ा हो, लड़ाई कितनी ही कड़ी और मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन हम इस लड़ाई को जीतेंगे। इंडिया अलायंस जो है वो इस लड़ाई को मिलकर के लड़ने वाला है और 2024 में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। खैर 24 में क्या होगा ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि जनता है वो सब कुछ जानती है, क्योंकि उसी के हाथ में ये बदलाव जो है वो है। और अगर जनता चाहेगी तो जिसे जनादेश देना होगा उसे देगी और जिसे विपक्ष में बैठाना होगा उसे विपक्ष में भेजेगी। लेकिन कौन सत्ता पर आसीन होगा, कौन विपक्ष में बैठेगा, ये फिलहाल जो भविष्य है उसके गर्भ पे है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे खबर फास्ट।